हेलो, जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये लेक्चर नंबर 7 का ये है बच्चों। इसमें हम बात करेंगे, कुछ बातें हैं बच्चों। आपको लगता होगा कि मैं फेस दिखा के क्यों नहीं पढ़ाता। उसकी दो रीज़न है बच्चों। एक मेन रीज़न है जो कि मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है। दूसरा मेरा रीज़न है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। मैं अपनी बात तो बहुत ही थोड़ा सा मैं इतना अनकंफर्टेबल हो जाऊँगा कि मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा। जैसे अभी आपको पढ़ा पा रहा हूँ वैसे नहीं पढ़ा पाऊँगा। तो आई होप आप इन सारी चीज़ों को समझेंगे और आप अपनी पढ़ाई को करिए। आप इन बातों पर ना ध्यान दीजिए कौन पढ़ा रहा है, ये बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि क्या पढ़ा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और रही बात फेस की, तो मैं थोड़ा टाइम दीजिए मुझे, मैं दिखा दूंगा आपको फेस। वैसे भी फेस बहुत अच्छा है नहीं, ठीक है। कोई हम लोग बहुत सुंदर हैं नहीं, बस एवरेज हैं, बस इतना ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर बच्चों। बिलो एवरेज बोल सकते हैं, ठीक है, एवरेज से भी नीचे वाला। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। अब इसमें बच्चों पहला हमारा क्वेश्चन है कि नर प्रजनन तंत्र में सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं। या ये ऐसे भी पूछा जा सकता है बच्चों कि नर जनन तंत्र या नर जनन सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, उनके कार्यों को समझाइए। तो बच्चों मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड वे ग्रंथियां होती हैं जो शुक्राणुओं के साथ अपने स्राव को मिला करके सीमन का निर्माण करती हैं तथा शुक्राणुओं को पोषण व गतिशीलता प्रदान करती हैं। इनका कार्य क्या होता है कि अपने फ्लूइड को सीमन के स्पर्म के साथ मिला करके सीमन वीर्य का निर्माण करेंगी बच्चों। और इनका कार्य होगा सीमन वीर्य को शुक्राणुओं को पोषण देना और शुक्राणुओं को गतिशीलता प्रदान करना। सीमन क्या होता है बच्चों, मैं थोड़ा सा आगे आपको बताऊंगा कि सीमन होता क्या है। पहले तो हम बात कर लें, ये टॉपिक ये आएगा आगे पॉइंट्स, सीमन होता क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि होती कौन कौन सी ग्लैंड है। मेल सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड, पिछले लेक्चर में हमने फीमेल सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड देखा था, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास 3 ग्लैंड्स हैं इसमें। पहली होती है सेमाइनल वेसाइकल, जिसे शुक्रजनन नलिका भी बोलते हैं। दूसरी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, ये एक पेयर होती है या एक जोड़ी होती है या संख्या में 2 होती है। ये भी आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड भी एक ग्रंथि होती है, जोड़ी में नहीं होगी, ये एक ग्रंथि होगी। और आपका ये काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रा बोलिए या काउपर्स ग्लैंड बोलिए, एक ही बात होती है, ठीक है। ये एक जोड़ी या संख्या में 2 पाई जाती है। तो बच्चों पुरुषों में यही 3 प्रकार की जनन ग्रंथियां पाई जाती हैं, सहायक जनन ग्रंथियां। तो हम पहले अपनी ग्रंथि की बात करेंगे कि होती कौन सी है। तो पहली हम बात करेंगे अब सेमाइनल वेसाइकल्स। इन्हें शुक्र जनन नलिका या शुक्र पुटिका भी कहते हैं। यह एक जोड़ी या 2 संख्या में पाई जाती है बच्चों। इनका कार्य की बात इनकी हम बात करें, ये ग्रंथियाँ जो होती हैं बच्चों, ये यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय जिसे बोलते हैं उसके पीछे पाई जाएंगी और वास्ट डिफेंस के पास स्थित होती हैं बच्चों। ये थैली जैसी संरचना होती हैं। अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो संरचनाएं इनकी थैली जैसी संरचना होगी। ये अत्यधिक मुड़ी हुई नलिका होती है बच्चों, क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स होती है। ये सिक्रेटरी एपिथेलियम से बनी होती है। ये सिक्रेटरी एपिथेलियम से बनी होती है बच्चों। यह ग्रंथि फ्रुक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स का सिक्रेशन करती है। ये फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोटीन्स और एंजाइम्स का सिक्रेशन करती है या श्रावण करती है, ठीक है। अगला इसमें पॉइंट आता है बच्चों सेमाइनल वेसाइकल हमारा वीर्य का 60 से 70% भाग बनाती है बच्चों। फ्रुक्टोज स्पर्म को एनर्जी प्रदान करता है या ऊर्जा देता है बच्चों। आपसे ये लघु उत्तरी में पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाएगा, ठीक है। जब या फिर लघु उत्तरी में पूछा जाएगा या लघु में भी, अगर दीर्घ में पूछा जाएगा तो नर जनन तंत्र में सहायक ग्रंथियाँ और मादा जनन तंत्र में सहायक ग्रंथियाँ दोनों को मिला के
तब बनेगा क्वेश्चन, नहीं तो ये लघुत्तरी में ही पूछा जाएगा। तो आप डालेंगे 3 ठो होती हैं, 3 मेल सेक्सेसरी ग्लैंड होती हैं, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, काउपर्स कितनी पाई जाती हैं वो लिख देंगे। एक जोड़ी या संख्या में 2, एक ग्रंथि ये पाई जाती है, संख्या में 1 पाई जाती है, और काउपर्स ग्रंथि आपकी 2 पाई जाती है। फिर आप डालेंगे सेमाइनल वेसिकल, फिर इसके बारे में ये 1-2 पॉइंट लिख देंगे, 2-3 पॉइंट, ठीक है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको मेल और फीमेल दोनों को मिला कर लिखना पड़ेगा अगर लॉन्ग में आएगा तो 2-2 पॉइंट 3-3 पॉइंट मिला के आपको लिखना होगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन, अगला हमारा ग्लैंड आएगी आपकी, नहीं इसी में है बच्चों। पहले हम देख लेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन होता क्या है, बोल तो दिया मैंने प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या कार्य क्या होता है। तो जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन होता है वो फीमेल के यूटेरस में स्पर्म को या शुक्राणुओं के मूवमेंट को बढ़ाता है, शुक्राणुओं की गतिशीलता को बढ़ाता है या शुक्राणुओं के मूवमेंट्स को बढ़ाता है बच्चों। सीमन को एल्कलाइन बनाता है, सीमन को एल्कलाइन बनाता है बच्चों। और आपका हाँ, सीमेन को एल्कलाइन बनेगा, इसमें फ्रुक्टोज प्रोटीन एंजाइम्स का सिक्रेशन कर रही है। सीमन को एल्कलाइन बनाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन, और फीमेल के यूटेरस में स्पर्म के मूवमेंट को बढ़ाता है। अब दूसरी ग्रंथि होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि आपकी पाई जाएगी एक सिंगल ग्रंथि होती है। ये मूत्राशय कहाँ स्थित होती है बच्चों, ये बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है आपसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ स्थित है, तो यूरेथ्रा के पीछे, प्रेजेंट अराउंड यूरेथ्रा, इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट अराउंड यूरेथ्रा। यूरेथ्रा की ये मूत्राशय के नीचे यूरेथ्रा के चारों ओर पाई जाती है बच्चों, ऐसे भी बोल सकते हैं, यूरेथ्रा के अराउंड पाई जाती है। अब इसकी संरचना की बात करें तो बच्चों यह चेस्टनट शाहबूला के आकार की होती है, शाहबलूत के आकार की होती है बच्चों, चेस्टनट के आकार की होती है बच्चों। ये ग्लैंडुलर टिश्यू और फाइब्रो मस्कुलर टिश्यू से बनी होती है, फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू और ग्लैंडुलर टिश्यू से मिलकर बनी होती है। कौन, प्रोस्टेट ग्लैंड। इनमें छोटी छोटी डक्ट होती हैं जो यूरेथ्रा में खुलेंगी। ये यूरेथ्रा के अराउंड पाई जाएगी, मतलब कि इसे ये मूत्राशय के नीचे और यूरेथ्रा के नीचे, यूरेथ्रा के चारों ओर पाई जाती है, ठीक है। मूत्राशय को ही तो यूरेथ्रा बोलेंगे ना, देखिए तो बच्चों हमारी जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर के नीचे और मूत्र मार्ग के चारों तरफ पाई जाती है। यूरिनरी ब्लैडर को मूत्राशय बोलेंगे, यूरेथ्रा मूत्र मार्ग होता है, मूत्र मार्ग के चारों तरफ पाई जाएगी, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय और यूरेथ्रा मूत्र मार्ग के चारों तरफ पाई जाती है या चारों ओर से घिरी रहती है, प्रेजेंट अराउंड यूरेथ्रा। इसको यूरिनरी ब्लैडर मूत्र मार्ग इसको बोलेंगे, मूत्र मार्ग। और ये यूरिनरी ब्लैडर, तो ये सारी चीज़ें होती हैं बच्चों। तो मूत्राशय के नीचे और मूत्रमार्ग के चारों तरफ पाई जाती है। इसका आकार चेस्टनट के आकार का होता है या साहब लूत के आकार का होता है। ये ग्लैंडुलर टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू की बनी होती है। इसमें छोटी छोटी डक्ट होती हैं जो यूरेथ्रा में खुलती हैं। ये मिल्कली एल्कलाइन फ्लूइड का श्रावण करती हैं, जिसमें सिट्रिक एसिड और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पीएसए पाया जाता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पीएसए जिसे बोलते हैं बच्चों, पाया जाता है। यह क्या होता है, यह आपका 20 से 30% स्पर्म का भाग बनाती है। कौन, प्रोस्टेट ग्लैंड 20 से 30% स्पर्म का भाग बनाएगी। अब अगला आपका आता है, ये क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा एक सेकंड, हाँ,
तो ये 20 से 30% स्पर्म वीर्य का भाग बनाती है, सीमन का भाग बनाती है। ये स्पर्म को की मोटेलिटी को बढ़ाती है। इस ग्लैंड से निकला हुआ फ्लूइड स्पर्म की मोटेलिटी गतिशीलता को बढ़ाता है, शुक्राणुओं की गतिशीलता को, और यह फीमेल ट्रैक की एसिडिटी को न्यूट्रल करता है। यह फ्लूइड जो है फीमेल ट्रैक की एसिडिटी को न्यूट्रल करता है, मतलब उदासीन करता है। सीमन को पतला करती है इस ग्लैंड से निकलने वाला फ्लूइड जो होता है, या इसका कार्य क्या होता है इस ग्लैंड का, कि सीमन को पतला करना, मतलब लुब्रिकेशन का कार्य करती है। अब अगला हमारा और लास्ट ग्लैंड आती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे काउपर्स ग्लैंड बोलेंगे। यह संख्या में 2 या 1 जोड़ी पाई जाती है बच्चों। ये प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे यूरेथ्रा के दोनों तरफ पेल्विक रीजन में पाई जाती है। पेल्विक रीजन में यूरेथ्रा के दोनों तरफ और प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे पाई जाएगी। ये मटर के दाने के आकार की छोटी छोटी ग्रंथियाँ होती हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये मटर के दाने जैसी ग्रंथियाँ होती हैं जो म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड होती है, सिक्रेटिंग ग्लैंड होती हैं बच्चों। ये क्लियर म्यूकस फ्लूइड प्री इजैकुलेशन फ्लूइड का स्रावण करती हैं। क्लियर म्यूकस फ्लूइड का स्रावण करेंगी, या जिसे प्री इजैकुलेशन फ्लूइड कहते हैं, का स्रावण करती हैं। कौन सी, बल्बो यूरेथ्रल या काउपर्स ग्लैंड? क्या एक म्यूकस फ्लूइड का स्रावण करती हैं, क्लियर म्यूकस फ्लूइड, जो कि प्री इजैकुलेशन फ्लूइड होता है। तो ये क्या होती है, ये क्लियर म्यूकस फ्लूइड या प्री इजैकुलेशन फ्लूइड का स्रावण करती हैं। अब अगला आपका आएगा, या इस 1-2 पॉइंट इसी में बचा हुआ है, कि यूरेथ्रा को, इसका अगला कार्य होता है यूरेथ्रा को लुब्रिकेट या लुब्रिकेशन करने का कार्य करती है। यूरिन की एसिडिटी को न्यूट्रल करती है। ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी बता रहे हैं, ये इस ग्लैंड से जो फ्लूइड निकल रहा है सीमेन के पैसेज को स्मूथ बनाती है, पैसेज या पाथ को स्मूथ मतलब सरल या सुगम बनाती है। तो अब हमने बोला था आपको सीमन, आगे बताएंगे वीर्य होता क्या है। तो बच्चों, जो हमारा सीमन होता है वह शुक्राणुओं और तीनों ग्रंथियों से निकलने वाले द्रव होते हैं, उनको मिला के बनता है हमारा सीमन या वीर्य। और अगर आप स्पर्म और सीमन में अंतर होता है, ठीक है, क्या अंतर होता है? तीनों ग्रंथियों से निकलने वाले द्रव और स्पर्म को मिलाने पर इसका निर्माण होता है सीमन का। तो 3 ग्रंथियाँ होती हैं, इन्हें ऐसे याद रख सकते हैं, SPB, एस से सेमाइनल वेसाइकल, P से प्रोस्टेट, B से बल्बो यूरेथ्रल। सेमाइनल वेसाइकल सीमन का 60 से 70% भाग बनाती है। आपका प्रोस्टेट ग्लैंड सीमन का 20 से 30% और बल्बो यूरेथ्रल या काउपर्स 5 से 10%। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हालांकि सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, मुझे नहीं पता कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप लोग इन क्वेश्चन को नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में। अब आपको अगला क्वेश्चन आता है कार्पस ल्यूटियम के बारे में। कार्पस ल्यूटियम क्या होती है, कार्पस ल्यूटियम किसे कहते हैं, या इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, ग्राफियन पुटिका के फटने के बाद इसका अंडोत्सर्ग हो जाता है। सॉरी बच्चों, ग्राफियन पुटिका फटने के बाद अंडोत्सर्ग हो जाता है, इस पुटिका का भविष्य क्या होता है? तो या फिर ऐसे पूछा जा सकता है, कार्पस ल्यूटियम पर टिप्पणी लिखिए। तो आप लिखेंगे बच्चों कार्पस ल्यूटियम, हेडिंग डालेंगे। अब ऐसे डालेंगे, कार्पस ल्यूटियम अंडाशय या ओवरी में बनने वाली अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि या एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जो अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन के बाद ग्राफियन पुटिका के अवशेषों से बनती है। ये बनेगी कैसे? अंडोत्सर्ग के बाद ग्राफियन पुटिका के अवशेषों से निर्माण होता है कार्पस ल्यूटियम का। ठीक है, अब निर्माण की प्रक्रिया इसकी बात करें, ये निर्माण कैसी होती है? तो जब हमारे परिपक्व ग्राफियन पुटिका जब परिपक्व पुटिका फटकर ग्राफियन पुटिका फट करके फट जाती है, अंडाणु को बाहर निकालती है। जब परिपक्व ग्राफी पुटिका
ग्राफी पुटिका फट करके अंडाणु को मुक्त करती है या बाहर निकालती है तो पुटिका की शेष कोशिकाएं ग्रेनुलेसा सेल और थीका इंटरना सेल्स। देखिए बच्चों, जब हमारी परिपक्व ग्राफीन पुटिका फट करके अंडाणु को मुक्त करती है या बाहर निकालती है तो जो पुटिका की शेष कोशिकाएं होती हैं, कौन सी शेष कोशिकाएं होती हैं बच्चों? ग्रेनुलोसा सेल्स एंड थीका इंटरना सेल। ये पीले रंग की वसा युक्त कोशिकाओं में बदल जाती हैं। पीले रंग की वसा युक्त कोशिकाओं में बदल जाती हैं। इन्हीं कोशिकाओं से बना पीत पिंड कार्पस ल्यूटियम कहलाता है। तो आप इतनी बड़ी परिभाषा लिखिए, इतना लिखना ही पड़ेगा अगर लघु उत्तरी में पूछेगा तो। ठीक है, थोड़ा सा ये चाहे इतना लिख दीजिए चाहे ये लिखिए। ठीक है, इतना लिखेंगे तो भाव अच्छा बैठ रहा है तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। अब इसकी संरचना की बात करें तो कार्पस ल्यूटियम में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली ल्यूटिन कोशिकाएं, दूसरा होती है थीका ल्यूटिन कोशिकाएं। इनका निर्माण कैसे हो रहा है? इनकी कोशिकाओं से, ग्राफी पुटिका की शेष कोशिकाओं से, ग्रेनुलोसा सेल्स और थीका इंटरना सेल्स से ये कोशिकाएं आगे चल करके पीले वसा युक्त कोशिकाओं में बदल जाती हैं। इन्हीं कोशिकाओं से बना पीला पिंड या पीला पिंड कार्पस ल्यूटियम कहलाता है। तो और कार्पस ल्यूटियम की संरचना की बात करें, दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, ल्यूटिन कोशिकाएं और थीका ल्यूटिन कोशिकाएं। अब अगला आपका आता है बच्चों कि अगला आपका आता है कि ल्यूटिन कोशिकाएं होती क्या हैं? तो ये ल्यूटिन कोशिकाएं ग्रेनुलोसा सेल से बनी होती हैं बच्चों। ल्यूटिन कोशिकाएं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण करती हैं। ग्रेनुलोसा से बनी होती हैं और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण करती हैं। कार्पस ल्यूटियम की कोशिकाओं, थीका ल्यूटिन कोशिकाओं की बात करें, थीका ल्यूटिन कोशिकाएं थीका इंटरना से बनी होती हैं। थीका ल्यूटिन कोशिकाएं एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण करती हैं। ये प्रोजेस्टेरॉन ल्यूटिन से स्रावण हो रहा है और थीका ल्यूटिन से कौन स्रावण हो रहा है? एस्ट्रोजन। अब अगला क्वेश्चन आता है, इसमें इम्पोर्टेंट लाइन है बच्चों, कार्पस ल्यूटियम से मुख्य रूप से दो हार्मोन स्रावित हो रहे हैं बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन और थोड़ी मात्रा में एस्ट्रोजन का स्रावण करती है। कार्पस ल्यूटियम मुख्य रूप से दो हार्मोन का स्रावण करती है बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन और थोड़ी सी मात्रा में आपका एस्ट्रोजन का स्रावण करती है। अब कार्पस ल्यूटियम का कार्य क्या होता है बच्चों? तो यह गर्भावस्था की तैयारी करती है, गर्भाशय की तैयारी करती है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स गर्भाशय की दीवार एंडोमेट्रियम को मोटा और नरम बनाता है। क्या करता है बच्चों? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गर्भाशय की दीवार एंडोमेट्रियम को मोटा और नरम बनाता है ताकि भ्रूण आकर रोपण या रोपित हो सके, या भ्रूण आकर के रोपित हो सके या भ्रूण का इम्प्लांटेशन हो सके। दूसरा इसका कार्पस ल्यूटियम का कार्य होता है गर्भावस्था को बनाए रखना। यदि निषेचन हो जाता है बच्चों तो कार्पस ल्यूटियम गर्भावस्था के शुरुआती दिनों या महीनों तक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण करके गर्भ को बनाए रखती है, गर्भ को बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है, गर्भ को बनाए रखती है शुरुआती गर्भावस्था के कुछ शुरुआती महीनों या दिनों तक। किसके द्वारा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण करके। यदि निषेचन हो जाता है तो कार्पस ल्यूटियम गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण करके गर्भ को बनाए रखती है या गर्भ को बनाए रखती है। अब तीसरा होता है मासिक चक्र को नियंत्रित करने में। यदि निषेचन नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटियम धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और कम हार्मोन मतलब कि अगर हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल या स्तर कम हो जाता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक धर्म पुनः प्रारंभ हो जाता है। यदि निषेचन नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटियम नष्ट होकर कार्पस एब्लिकेंस में बदल जाती है। निषेचन हो गया तो ये आगे चल के प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण करके गर्भावस्था को बनाए रखने का कार्य करती है, गर्भ को बनाए रखने का कार्य करती है। और अगर निषेचन नहीं हुआ तो ये धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी और निषेचन के बाद कार्पस ल्यूटियम नष्ट होकर कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। अब अगला आपका आएगा
एक पॉइंट और था बच्चों इसमें, यदि निषेचन हो जाए तो गर्भावस्था के दौरान सक्रिय रहती है और कार्पस ल्यूटियम, और इसे कार्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी कहते हैं। यदि निषेचन हो गया तो ये क्या करेगी, गर्भावस्था के दौरान सक्रिय रहेगी। अगर निषेचन हो जाता है तो गर्भावस्था के दौरान सक्रिय रहेगी और इसे कार्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी कहेगी। करके सक्रिय रहकर ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करती है, जो कि उसका कार्य करेंगे, जो कि गर्भ को बनाए रखने में मदद करेंगे। अब अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया हुआ था कि भ्रूणी कलाओं के नाम लिखिए तथा उनके कार्य। तो भ्रूणी कलाएं बच्चों, भ्रूणी कलाएं या एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन्हें बोलते हैं। ये वे परतें होती हैं बच्चों, भ्रूणी परतें वो परतें होती हैं बच्चों जो एम्ब्रियो को चारों ओर से घेरती हैं या एम्ब्रियो के या भ्रूण के चारों ओर पाई जाती हैं, जो भ्रूण को सुरक्षा पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। भ्रूणी कलाएं की बात करें तो मानवों तथा अन्य कशेरुकी प्राणियों में बच्चों मुख्यतः 4 प्रकार की भ्रूणी कलाएं पाई जाती हैं। मानवों में और कशेरुकी प्राणियों में मुख्यतः 4 प्रकार की भ्रूणी कलाएं पाई जाती हैं बच्चों। इनका कार्य क्या होता है, पोषण सुरक्षा प्रदान करने का कार्य होता है बच्चों। ये एम्ब्रियो को चारों तरफ पाई जाती हैं। ये भ्रूणी कलाएं वो परतें होती हैं जो एम्ब्रियो को चारों ओर से घेरती हैं या एम्ब्रियो के चारों ओर पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी कलाएं हैं बच्चों, या कौन कौन सी लेयर हैं बच्चों? तो पहला होती है एमनियॉन, जिसे हिंदी में उल्व बोलेंगे। दूसरी होती है कोरियन, जिसे हिंदी में चर्मिका बोलेंगे। तीसरा होती है यॉर्क सैक या पीत कोष बोलते हैं। थर्ड होती है पीतक कोष या योल सैक। और चौथा होता है अपरा पोषक या फिर एल्टोइस एलेंटोइस बच्चों, एलेंटोइस। तो पहली हमारी आती है एमनियॉन का कार्य। इनमें से बच्चों सिर्फ क्या पूछेगा आपसे, जब भी पूछेगा लघुत्तरी में कि चारों परतों के नाम लिखिए, और किसी चारों में से एक का कार्य पूछ लेगा, ठीक है, 1 या 2 का कार्य पूछ लेगा। तो अब 2 का लिख दूँ, 2 में से किस साल किससे पूछ ले पता नहीं है, तो इसलिए चारों का मैंने कार्य लिखा है। तो बच्चों जो एमनियॉन होती है, जिसे उल्व बोलते हैं, इसके कार्य की बात करें तो ये भ्रूण को चारों ओर ढक करके एमनियोटिक द्रव का निर्माण करती है बच्चों, या एमनियोटिक द्रव को बनाती है। और ये भ्रूण को जो एमनियॉन होती है भ्रूण को झटकों, चोट और तापमान बदलाव से बचाता है। भ्रूण को तैरने और बढ़ने के लिए सुरक्षित वातावरण देता है। और एमनियॉन जो होता है एमनियॉन को भ्रूण की सुरक्षा थैली भी कहते हैं। ऐसे पूछा जा सकता है बच्चों बहुविकल्पी में कि निम्नलिखित में से किसे भ्रूण की सुरक्षा थैली बोलते हैं। ये 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा तो एमनियॉन आपका सही आंसर होगा। अब दूसरी होती है चर्मिका या कोरियन। एक सेकंड बच्चों, तो ये पार्ट 1 या 2 पार्ट में ये वीडियो जाएगी आपकी, कोशिश करेंगे 1 पार्ट में जाए, तो ध्यान रखिएगा। आपकी जो कोरियन होती है ये दूसरी परत होती है। यह भ्रूण से सबसे बाहरी यह सबसे बाहरी भ्रूणी कला होती है बच्चों। यह माता के गर्भ से जुड़ करके प्लेसेंटा अपरा का निर्माण करती है बच्चों। इसका कार्य होता है कि भ्रूण के गर्भाशय से जुड़ के माता के गर्भ बच्चों ये हम चर्मिका या कोरियन जो होती है माता के गर्भाशय या प्लेसेंटा से जुड़ करके माता के गर्भाशय से जुड़ करके प्लेसेंटा का निर्माण करना होता है। इसका कार्य चर्मिका माता के गर्भाशय से जुड़ करके प्लेसेंटा का फॉर्मेशन या प्लेसेंटा का निर्माण करने का कार्य करती है। तीसरा इसका कार्य होता है बच्चों, यह भ्रूण और माता के बीच पोषण, गैसों का आदान प्रदान और अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करने में मदद करती है। पदार्थों को
निष्कासित या निष्कासन में मदद करती है। अब इसे ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चों, इसका चौथा कार्य होती है, यह भ्रूण को माता से जोड़ने वाली मुख्य झिल्ली होती है। यह जो होती है बच्चों, ये भ्रूणी झिल्ली माता से बच्चों को जोड़ने वाली या शिशु से जोड़ने वाली या भ्रूण को माता से जोड़ने वाली प्रमुख झिल्ली होती है। अब बात आती है हमारी, आपकी आती है पीतक कोश या यॉर्क शैक थर्ड। तो इसके कार्य की बात करें यॉर्क शैक की बच्चों, तो यह प्रारंभिक अवस्था में भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। यह प्रारंभिक अवस्था में भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। यह भ्रूण को प्रथम रक्त कोशिका आरबीसी का निर्माण करती है। यह भ्रूण में प्रथम रक्त कोशिकाओं आरबीसी का निर्माण करती है। यह आरबीसी का फॉर्मेशन यही करती है कौन, यॉर्क शैक। प्रथम रक्त कोशिका आरबीसी का निर्माण करने का कार्य करेगी। यह शुरुआती पाचन तंत्र के विकास में भूमिका निभाती है यॉर्क शैक। यह पक्षियों तथा सरीसृप में यह बहुत बड़ी होती है। यॉर्क शैक जो होता है वो पक्षियों, ये जो थर्ड नंबर की लेयर होती है एम्ब्रियोनिक लेयर, ये बड़ी होती है पक्षियों सरीसृपों में बड़ी होती है, बड़ा होता है, तथा मानवों में यह यॉर्क शैक छोटी होती है। अब चौथा आपकी एलेंटोइस होती है, जो कि आपकी अपरा पोषक इसे बोलते हैं। इसके कार्य की बात करें बच्चों, यह एलेंटोइस या अपरा पोषक भ्रूण के अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहण करने में सहायता करती है। भ्रूण द्वारा निकाले गए अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहण करने में सहायता प्रदान करती है। यह पक्षियों, यह श्वसन मतलब कि गैसीय आदान प्रदान में सहायक होती है। यह श्वसन या गैस की आदान प्रदान में सहायक होती है। विशेषकर पक्षियों में यह अपरापोषक गैसीय आदान प्रदान में सहायक होती है। मानवों में यह एमनियल कॉर्ड और मूत्राशय के विकास में योगदान देती है। ये मानवों में बच्चों एमनियल कॉर्ड, अम्निबल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड और मूत्राशय के विकास में निर्माण करती है। यह मानवों में नाल, अम्बिलिकल कॉर्ड और मूत्राशय के विकास में योगदान निभाती है या योगदान देती है। अब अगला क्वेश्चन आता है बच्चों आपका कि मानव के भ्रूण में 3 प्रारंभिक जनन स्तरों का क्या भविष्य होता है, स्पष्ट कीजिए। मानव के भ्रूण में 3 प्रारंभिक जनन स्तरों का क्या भविष्य होता है, स्पष्ट कीजिए। इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है बच्चों कि मानव भ्रूण में के एक्टो, मीजो और एंडो जनन स्तरों, एक्टोडर्म, मीजोडर्म तथा एंडोडर्म जनन स्तरों के भविष्य का उल्लेख कीजिए। इसे हेडिंग डाल के आप लिखेंगे बच्चों कि मानव भ्रूण के 3 प्रारंभिक जनन स्तरों का भविष्य, और फिर इसमें लिखेंगे कि प्रारंभिक भ्रूण 3 जनन स्तरों या प्रारंभिक भ्रूण में 3 जनन स्तर या 3 जर्म लेयर का निर्माण होता है। पहला होता है एक्टोडर्म, दूसरा होता है मीजोडर्म, तीसरी होती है एंडोडर्म। एक्टोडर्म की बात करूं तो यह बाहरी परत होती है। इससे बनने वाले अंग निम्नलिखित हैं। वो कौन कौन से अंग हैं, अब हम देखते हैं आगे उनको। वो आपके होते हैं तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम, ठीक है। तंत्रिका तंत्र में कौन कौन से बनेंगे, मस्तिष्क बनेगा, ब्रेन। आपके एक्टोडर्म से बनेगा मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड और तंत्रिका नर्वस। और इससे आपकी इंद्रियां और त्वचा भी बनती हैं बच्चों, जैसे त्वचा की बाह्य परत एपिडर्मिस, हेयर्स बाल, नेल्स नाखून और पसीना की ग्रंथियां और तैलीय ग्रंथियां। थर्ड पे आता है आपकी इंद्रिय अंग का निर्माण भी होता है, जैसे आँख, कान, नाक का संवेदी भाग भी एक्टोडर्म से बनेगा। फोर्थ आपका आता है दांत और मुख के भाग, जैसे दांत की एनेमल भी एक्टोडर्म से बनेगी, मुख की उपकला भी, मुख गुहा की उपकला, बक्कल कैविटी एपिथेलियल।
तो मुख गुहा की उपकला भी एक्टोडर्म से बनेगी। सिर्फ आपको सिर्फ क्या लिखना होगा, 1-2 लिखना होगा उदाहरण कि एक्टोडर्म से बनने वाले ब्रेन, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र, बस 1-2-3 उदाहरण लिख देंगे बहुत रहेगा, ठीक है। और बच्चों क्या होता है, दूसरा आता है आपका मेसोडर्म। एक्टोडर्म में आप कोई 3 उदाहरण लिख दीजिएगा, एक्टोडर्म से ये बनती हैं बस, ठीक है। और ये नहीं लिखना पड़े, सिर्फ जैसे तंत्रिका तंत्र में ये मत डालिएगा, सीधे डालिएगा ब्रेन बनता है और मेरुरज्जु बनती है और त्वचा और बाल, बस इतना बहुत रहेगा, ठीक है। ये जब भी पूछा जाएगा आपसे, अगर लघु में पूछा जाएगा तब लिखने की ज़रूरत पड़ेगी डिटेल में, और लघुत्तरी में पूछा जाएगा तो सिर्फ 1-1 2-2 उदाहरण दे के आप बढ़ते जाइएगा। सिर्फ पूछेगा बहुविकल्पी में, अतिलघुत्तरी में तो सिर्फ एक पूछेगा, एक्टोडर्म से क्या क्या निर्माण होता है, या बहुविकल्पी में पूछा जाएगा। लघु में पूछा जाएगा तो आपको लिखनी पड़ेगी डिटेल में। तो मेसोडर्म की बात करें तो मेसोडर्म में आपकी यह मध्य परत होती है बच्चों, इससे बनने वाले अंग निम्नलिखित हैं। इससे सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण होता है बच्चों। मेसोडर्म से आपका हार्ट का निर्माण होगा, रक्त का निर्माण होगा, रक्त वाहिकाएँ या ब्लड वेसल्स बनेंगी, पेशियाँ और अस्थियाँ भी इससे बनती हैं। सभी प्रकार की आपकी मांसपेशियाँ, मसल्स आपकी बनेगी मेसोडर्मल टिश्यू से बनेगी या मेसोडर्मल लेयर से बनेगी। बोन्स, कार्टिलेज या उपास्थि, हड्डियाँ और उपास्थियाँ भी आपकी मेसोडर्म से ही बनेगी। अब आपका आता है जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये वृषण, अंडाशय और जनन नलिकाएं, ये तीनों मेसोडर्म से बनेगी। फोर्थ आपका आता है उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या मेसोडर्म से बनेगा आपका, किडनी, यूरेथ्रा या मूत्रवाहिनी यूरेटर भी आपका उससे ही बनेगा। किससे, मेसोडर्म से। मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर के कुछ भाग मेसोडर्म से बनते हैं। और आज की इस वीडियो की लास्ट हमारी आती है बात कि एंडोडर्म से क्या बनेगा। एंडोडर्म सबसे भीतरी परत होती है बच्चों, इससे बनने वाले अंग निम्नलिखित हैं बच्चों। जैसे पाचन तंत्र में क्या क्या बनेगा, आमाशय, स्टमक, आंतें, इंटेस्टाइन, यकृत, लीवर, अग्नाशय, पैंक्रियास का निर्माण एंडोडर्म से होगा। कुछ ग्रंथियों का भी निर्माण एंडोडर्म से होता है, जैसे थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस ग्लैंड का निर्माण एंडोडर्म से होगा। और डी और लास्ट इसका है बच्चों, मूत्र और जनन तंत्र के कुछ भाग, जिससे मूत्राशय के कुछ अंदरूनी परतें बच्चों एंडोडर्म से बनती है, और मूत्र मार्ग की उपकला भी एंडोडर्म से बनेगी। तो ये वीडियो हमारा यहीं ख़त्म होगा। इन सारी चीज़ों को अपने कॉपी नोट डाउन करिए बच्चों। मेरा फेस दिखा के ना पढ़ाने का मेन रीज़न है कि मैं इंट्रोवर्ड हूँ, ठीक है। मेन 80% रीज़न यही है, और 20% या 50% बोल सकते हो मैक्सिमम। तो मुझे डर लगता है बच्चों कि मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा आपको ऐसे जैसे कंफर्टेबली मैं अभी पढ़ा पा रहा हूँ आपको। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस बात को आप समझने की कोशिश करिए। और मेरे पास इक्विपमेंट भी नहीं है, ना मेरे पास कैमरा है, ना मेरे पास आपके पास ना बोर्ड है, ये सारी चीज़ें हैं नहीं, जिसकी वजह से मैं भी चाहता हूँ बच्चों की आपका जो वीडियो को शूट करने में मुझे 1 घंटे लग रहा है वो कम टाइम में हो जाए। तो इक्विपमेंट शार्टेज, और ये मेरे लिए बेनिफिशियल भी है। इसलिए बेनिफिशियल है, मेरे लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल है, मैं अनकंफर्टेबल नहीं हो रहा हूँ पढ़ाते समय आपको, ना तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरे लिए गड़बड़ हो जाएंगी। तो आई होप चीज़ों को आप समझेंगे, और ये सारी चीज़ें अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए बच्चों। हंसते रहिए, खेलते रहिए। हमेशा 2 लोगों का हमेशा रिस्पेक्ट कीजिएगा, अपने माता पिता, टीचर, गुरु और भगवान। सबसे पहले अपने भगवान, माता पिता, गुरु, भगवान, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इन सारी चीज़ों को अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। पेपर आपका नज़दीक आ रहा है, डरना आपको बिल्कुल नहीं है। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप अपने ऊपर ध्यान रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। कुछ हैवी चीज़ें मत खाइए कि आपकी तबीयत बिगड़ जाए, ठीक है। अब एग्ज़ाम जैसे पास आ रहा है तो आप अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए कि तबीयत बिगड़ने ना पाए आपकी, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ सकती हैं आपके लिए। क्योंकि आज हो गई तारीख है आपका 22 फरवरी को एग्ज़ाम है, तो जितना पॉसिबल हो पा रहा है चीज़ें कर रहे हैं हम।
मैं भी चाहता था बच्चों, मैं भी चाहता तो 4 क्वेश्चन करा के एक चैप्टर ख़त्म करता था। 7 लेक्चर 8 लेक्चर क्यों लग रहे हैं, मैं प्रॉपरली पढ़ा रहा हूँ। इतना शायद आप लोगों को अच्छे से क्लास में ही पढ़ाया जाता होगा। जो सर लोग आप लोग के होंगे वही पढ़ाए होंगे आपको। बाकी चीज़ें हैं कि चाहता मैं भी तो जैसे आप लोग चाहते हैं कि 1-2 लेक्चर में पढ़ा के ख़त्म कर दें, तो मैं भी ऐसे कर सकता था। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। आई होप दिस हेल्प। स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।